ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहां से फौज ली जा सकती है? देखिए, तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है। ईरान शामिल हो ही नहीं सकता, एक और बड़ी फौज उनकी है। इराक, शाम आपके सामने उनकी हालत है। लिहाजा फौज जाएगी कहां से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है, वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन, इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा। ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे, ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नजर से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए यह कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा कि वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी, लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया आसिम मुनीर को, और ये 6 महीने में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इन तीनों मुलाकातों में यह नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान तो कहता है जी हमसे मादनियात ले लें, हमारे साथ ताल्लुकात बना लें, हमारे पास सरमायाकारी लें। अमेरिका के पास बेशुमार पूरी दुनिया में बहुत मौके हैं सरमायाकारी के, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लिहाजा वो वहां सरमायाकारी करे या पाकिस्तान में करे, वो पाकिस्तान को एक आसरा जरूर देते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें पाकिस्तान से कुछ और चाहिए। और वो जो चाहिए वो आसिम मुनीर साहब को पहले भी बताया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर पर कि आप फौरी तौर पे फौज भिजवाएं। फौज भिजवाने में खतरात क्या है, पहले आप ये देख लें। नंबर एक ये है कि जब पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में वहां पे जाएगी गजा में, तो देखें वहां पे इसराइली फौज भी मौजूद है और हमास भी मौजूद है। ड्यूटी यह है कि हमास को रोकना है कि वो इसराइल को ना मारे। यह ड्यूटी नहीं है कि इसराइल को रोकना है कि वो फलस्तीनियों को ना मारे। अब फौजी वहां मौजूद हो, उसके हाथ में हथियार हो, तो आप उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं? इस बात का बड़ा खतरा मौजूद है कि किसी जगह पे इसराइली फौजी अगर ज्यादती करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के साथ, तो कभी ना कभी ये मामला और ये बात खुल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को या किसी भी ऐसी फौज को जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है, उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसराइली फौजियों के ऊपर किसी किस्म का अटैक करे या उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करे। ये बड़ी खौफनाक चीज है। तो पाकिस्तानी फौजी क्या इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक नुक्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नुक्ता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौजियों का बहुत झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बन जाएगी। तीसरा नुक्ता यह है कि हमास के साथ अगर पाकिस्तानी फौज की लड़ाई होती है, उन्हें जब आप किसी को गैर मुसल्लह करने चाहेंगे, तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको हथियार दे देगा, ये हमारे रॉकेट लॉन्चर है, ये हमारे रॉकेट्स हैं, ये हमारे जो है बम है, और ये हमारी बंदूकें हैं, और ये हमारा सारा असला है। वो ऐसे प्लेट में रख के तो नहीं देंगे आपको उनसे छीनना पड़ेगा। कि पाकिस्तान के अंदर चंद हजार दहशतगर्द हैं, बहुत थोड़ी तादाद में। कितने होंगे? 1500 बंदा होगा, 2000 बंदा होगा। तो इन्होंने मुसीबत डाली हुई है पूरी रियासत को। लड़ लड़ के पाकिस्तान की 7 लाख की फौज इनका मुकाबला करती है, और मुसीबत बनी हुई है कई दहाइयों से। चलो बहुत ज्यादा गए, 4-5 हजार बंदा होगा, लेकिन वहां पे हमास की तादाद बहुत ज्यादा है। उनके पीछे से वेपन की सप्लाई भी उन्हें मिलती है, उनके अपना तरीकाकार है, और उनके पास हथियार भी हैं, खतरनाक हथियार भी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज कहे और वो हथियार फेंक दे? ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो तसादुम हो सकता है। तो फलस्तीनियों और पाकिस्तानी फौज में अगर तसादुम होता है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल आएगा? ये वो चीजें हैं जो मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूं। खुदा ना खास्ता चीजें इस तरफ जा सकती हैं, और आसिम मुनीर साहब को इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब फौज जाएगी तो आप उसको अंदर बंद नहीं रख सकते बैरक में। वो काम करने जाएगी, वो काम करेगी, और सबसे बड़ी फौज 2 मुल्कों की होगी, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। तो काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा सारा। और इसराइल ने पाकिस्तानी फौज के आने के ऊपर किसी किस्म का एतराज भी नहीं किया। अब पाकिस्तान को इसमें मिलेगा क्या? लेकिन ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान अगर ये करता है तो क्या मिलेगा? नंबर 1,
इन खिदमात के बदले में पाकिस्तान को माली फायदे मिलेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, पाकिस्तान में इंसानी और जमहूरी हुकूक की पामालियां जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे मजीद नजरअंदाज कर दी जाएंगी। नंबर 3, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो है डील करवाई जाएगी, यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक के मामला में पाकिस्तान को इशू नहीं होगा, अमेरिका इतनी मदद तो कर ही सकता है। नंबर 4, अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत की हमायत जारी रखेगा। नंबर 5, आसिम मुनीर साहब को अमेरिकी सरकार का आशीर्वाद हासिल रहेगा। ये वो फायदे हैं जो हो सकते हैं। नुकसानात मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में अवामी तहरीक खड़ी हो सकती है, अवाम इसमें गुस्से में आ सकती है, अवाम इसके ऊपर रिएक्शन दे सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक दबाव है। अब आसिम मुनीर साहब ने या तो इमरान खान से बात करनी है या डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी है, ये दो ऑप्शन है। या तो इमरान खान साहब से बात करेंगे, यार मुल्क को स्टेबलाइज करते हैं खान साहब, हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, बैठ के बात करें पाकिस्तान की खातिर, तो खान साहब बैठ जाएंगे। तो अमेरिकन दबाव आया भी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आज भी तो कल चीजें ठीक हो जाएगी। आप चाइना से, बाकी ममालिक से मदद ले सकते हैं, सऊदी अरब से मदद ले सकते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे तो पाकिस्तान में हालात कुछ हद तक इंजेक्शन तो आपको लगते रहेंगे, लेकिन हालात ठीक नहीं होंगे। तो या इमरान खान की बात माननी पड़ेगी या डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी, दोनों में से कोई रास्ता इनको अपनाना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है, इससे आप भाग नहीं सकते। नाज़रीन, यहां पे एक और खबर है मेरे पास। एहसन इकबाल साहब ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा जी कि जिस मुकाम पर हम 40 साल पहले खड़े थे ना, आज भी हम नहायत डिठाई से उसी मुकाम पर खड़े। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज से 40 साल पहले आप ज़ियाउल हक के जूते के अंदर खड़े थे, आज आप आसिम मुनीर साहब के तस्मों के साथ लटक रहे हैं, और बड़ी डिटाई के साथ उस वक्त भी आप यूं ही खड़े थे और आज भी आप वैसे ही खड़े हैं। कर्नल रिटायर इनाम आजकल टीवी चैनल पे बहुत आ रहे हैं, कभी पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं, कभी इसके खिलाफ, लेकिन जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने हुक्म दिया था कि 10 साल के लिए कर्नल इनाम को लापता कर दिया जाए। अच्छा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि जनरल बाजवा अपने किसी कर्नल को, रिटायर को लापता करवाता है नहीं करवाता, लेकिन एक है कि कर्नल इनाम ने यह बता दिया कि लापता करने के अहकामात कौन देता है और लापता कौन करता है। बोलपन में बेचारा फौजी है ना, तो फौजियों का इतना ही दिमाग होता है। उन्होंने खुद पोल खोल दिया अपने इदारे का कि फौजी जर्नैल लापता करवाते हैं इंसानों को, ये उन्होंने खुद पोल खोल दिया है। अब इसके अलावा मैं क्या कहूं नाज़रीन, एक वीडियो मैंने देखी, मैं हैरान हो रहा था कि ये इतने लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ मोटरसाइकिल लेने के लिए। यहाँ पंजाब में एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने कहा जी 2 मोटरसाइकिलें दूंगा, कुछ और जानवर वगैरह दूंगा, कुछ घरेलू सामान दूंगा। तो हजारों लोग चले गए वहां पे, जाके इकट्ठे हो गए कि जनाब हम मुफ्त में सामान ले लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो ये लोग इकट्ठे हुए, इनको डर खौफ नहीं था, पुलिस आएगी, को मारेगा, गिरफ्तार करेगा, डर खौफ कोई नहीं था, तो लोग निकल आए। नंबर 2, लालच। लोगों को लालच था कि हमें मुफ्त में कुछ मिल जाएगा, बगैर कुछ किए कुछ मिल जाएगा हमें। चले गए, हजारों लोग चले गए, निकलना तो 2 लोगों का, लेकिन चले गए हजारों लोग। फिर आप लोगों की गुर्बत का और परेशानियों का अंदाजा लगा लें कि लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ते। और आखिरी चीज, ये बेहिसी भी है। पाकिस्तानी यही लोग हैं ना, इनका 5300 अरब रुपया तो पिछले 2 साल में खा गई, 2-3 साल में खा गई हुकूमत, 5300 अरब रुपया। अभी एक और रिपोर्ट है, थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे जी हमने रिकवर किया है, कोई ये जो जनरल साहब हैं नैब के चेयरमैन, वो भी कह रहे थे इतना पैसा आपका खा लिया, आप वो पैसा वापस लेने के लिए कभी नहीं निकलते, लेकिन 2 मोटरसाइकिलों की कुरानदादी के लिए हजारों लोग निकल आते हैं। ये एक तरह की बेइज्जती है। पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि अगर इनकलाब लाना या सिचुएशन तब्दील करनी है तो फिर चीजें अपने हाथ में लेनी है। नादरीन, मैंने सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ स्पेन में थे और यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था। मुझे कुछ नौजवानों ने दावत दी, उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत करें, सोशल मीडिया के हवाले से। तो मैं आजकल काम ही सोशल मीडिया पे करता हूँ। जो पाकिस्तान का रेगुलर मीडिया है वो तो मुझे अपने प्रोग्राम में भी नहीं ले पाते, NOC नहीं दिया हुआ पाकिस्तान के इदारों ने, तो क्या लेंगे। तो सोशल मीडिया पे ही काम कर रहा हूँ आजकल। शहीद अरशद शरीफ भी अपनी शहादत से पहले सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे थे। साबिर शाकिर भाई हो जाए, मुईद भाई हो जाए, ये सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। वजाद सईद हैं, वो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे अब मजबूर हैं। पाकिस्तान में सिद्दीक जान साहब हैं, तारिक मतीन साहब हैं, तो हम सारे अब सोशल मीडिया के ऊपर ही अपनी जर्नलिज्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक रास्ता खोला हुआ है, तो उम्मीद है कि जल्दी हमारे लिए जो रवायती मीडिया है, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, उसका रास्ता खुलेगा, हम जाएंगे, दोबारा नौकरियां ढूंढेंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो हम ये करेंगे। तो सोशल मीडिया की एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमें बुलाया गया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए। जितने लोग आए उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने सब्र के साथ हमारी बात सुनी
और मैंने देखा कि इमरान खान साहब के कॉज के साथ या उनके नज़रिए के साथ लोग जुड़े हुए हैं। अभी लोग एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ गुज़िश्ता 10 दिन से। मैं जहाँ पे गया हूँ ना, लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा। लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा। और उन्होंने उम्मीद सिर्फ इमरान खान से लगाई हुई है। ये लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक मुल्क बनता है इतने लोगों का। और ये 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये सबके मिला के 5% भी नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जितनी मकबूलियत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उससे बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। और लोग इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनमें 90% जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इमरान खान के मामला या जो पॉलिटिकल इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाए, वो मामला ठीक हो जाए तो मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी और तजर्बे करने तो कर ले। मैं वीडियो देख रहा था शाहजेब खानजादा साहब की। मैं उनके साथ बाजी में हम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जब मैं जबरी तौर पे गुमशुदगी से वापस आया तो उन्होंने मेरे साथ बात भी की और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात की। अहमद बीर साहब ने भी की थी, दीगर ऐसे सहाफ़ी जो मेरे दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं हैं उन्होंने भी बात की, जिन्हें मैं जानता हूँ उन्होंने भी। तो मुझे ना ये वीडियो देख के बुरा लगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। यानी मैं अगर जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और कोई मेरी फैमिली की मौजूदगी में, एक झूठी खबर चलाई भी थी बरतानिया में कुछ सहाफ़ियों ने, मुझे बल्कि वकला ने कहा कि इनके ऊपर केस कर दो। मैंने कहा नहीं, दफ़ा करें, कोई बात नहीं। तो वो मुझे झूठी खबर की इतनी तकलीफ हुई थी। तो अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ किसी जगह, कोई मेरे साथ ऐसे करेगा, मुझे बुरा लगेगा, ये दिल को तकलीफ होगी। लेकिन देखें, ये नफरत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैला दी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। औरतों को कभी सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, कभी ख़वातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी जो है वो इद्दत जैसे घटिया और बेहुदा केसेस बना देते हैं। अब ये जिस किस्म का इन्होंने गंद मारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये वो फैलाई हुई नफरत है। एक दिन हम सारे इस नफरत की आग में जलें, इससे बेहतर है इस आग को बुझाया जाए। और ये काम जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज सारे इमरान खान पे मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये ज़रा आप स्टेटमेंट तो देखें ना ज़रा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का, कि सियासत में बदतमीज़ी और गालम गलोच की रवायत इमरान खान और यूथियों ने डाली है। अब ये यूथिया जो लफ्ज़ है ना, ये मैंने पहली दफ़ा बोला है क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसे वज़ीर दिफा ने इसको ट्वीट किया है। ये गाली से निकला हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप गाली के नाम से आप बुला रहे हैं, कितनी बुरी बात है। और मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा इसकी भारी कीमत अदा करेगा। और बैरून मुल्क साबिक पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर भी तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं सीखी जो अपने घरों से सीख कर गए थे। आपको ख्वाजा साहब पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया के अंदर लोगों को कितनी आज़ादी है। लोग वहाँ अपने आर्मी चीफ से सवाल कर सकते हैं सड़क पे चलते हुए। लोग अपने वज़रा को अकाउंटेबल कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। यहाँ सारा निज़ाम जो है जवाबदेह है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। आम आदमी की एक्सेस आपके दफ्तर तक हो ही नहीं सकती, आपके चपड़ासियों के दफ्तर तक नहीं हो सकती। तो अब ये इस किस्म की बड़ी नफरत वाली बातें इसमें लिखी हैं। और जी पीरनी कर दिया किसी जगह पे, किसी जगह कुछ लिख दिया, किसी जगह गाली वाला लफ्ज़ बोल दिया। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा गंद मारा अपने इस ट्वीट के अंदर, बड़ी अजीब अजीब बातें की। अब मैं ज़रा दिखाता हूँ कि ये नफरत एक्चुअली फैलाई किसने। ये कहते हैं ना इमरान खान ने नफरत की सियासत पाकिस्तान में फैलाई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़ क्या कहती थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज में आपको सुनाता हूँ कि उनके अल्फाज किस तरह के थे। उस वक्त तो इमरान खान सियासत में नहीं था। ये सुने आप। ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। मुझे बताएं कि ये गंदा लफ्ज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, क्या इमरान खान ने कभी बोला? क्या इमरान खान भूल कर भी इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए या एक तबके के लिए या लोगों के लिए? कितनी गलत ज़ुबान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की। तो तब तो इमरान खान ने भुट्टो को सियासत नहीं सिखाई थी। अब ये देखें, असफंदयार वली, ये बाचा खान की औलाद हैं, एमएल वली खान साहब के बड़े हैं। अब इनका आप स्टेटमेंट सुने
क्या इनको भी इमरान खान ने तरबियत दी थी? इधर सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। कुत्ते की वैसी भी उम्र कम होती है, अगर जब कुत्ता पागल है तब तो सब लोगों को निकलना पड़ता है। अब ये पीपल पार्टी कुतिया पागल हो गई है, इसके पीछे निकलना पड़ेगा। कोई तरीका नहीं आपके पास और पूरे कौम को निकलना पड़ेगा, पूरे कौम को निकलना पड़ेगा। आसमान से जिस तरह साहब ने कहा फरिश्ते नहीं उतरेंगे, और ना हम इतने बेहम्मत हैं कि हम बैठे रहेंगे कोई आके और हमारे अपने हकूक दिलवा दे। नहीं, हम अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अंग्रेज को बगैर के छोकरी क्या बला है जो हमारा रास्ता रोके, क्या करेगी ये हमारी। ये बेनज़ीर भुट्टो के बारे में है, और ये बात कौन कर रहा है? असफंदियार वली। इनको इमरान खान ने सियासत सिखाई थी, या इमरान खान साहब ने इनको ये वाली जुबान सिखाई कि ऐसे बोलो? अब ये जो बहुत सक्के से वितरे बनते हैं, जरा नवाज शरीफ साहब इनकी भी आप सुन लें। मौसम के जंग साहब रहमतुल्लाह अलैह। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिंडी के अंदर जिस जगह पे भुट्टो को फांसी दी गई थी, और फांसी दी थी तारा मसीह ने, उस बाग में उसके लिए एक जगह मार्क की गई है। उस बाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें वो भुट्टो की फांसी से उसको मंसूब किया गया है, और उसको गालिबन भुट्टो पार्क रखा जाएगा। हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे, तो ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो। मकाम इबरत। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। तो भी मालूम है कि 2 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद पता नहीं उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आलम हो चुका है, क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये कौम अपने जेवर बेच चुकी है, अपनी बचतें खत्म कर चुकी है, इन्होंने अपने घर गिरवी रख दिए, लेकिन आज रोटी को तरस रहे हैं। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है, एक लाख 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत। लो जी, ये शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाल के अवाम के कदमों में निछावर कर देगा। जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे भी शहबाज शरीफ ने घसीटना था। ये इनकी ज़ुबानें इमरान खान साहब की सियासत से पहले की हैं।